25 सितंबर तक चलेगा राज्य में सदस्यता अभियान का पहला चरण। 1000 सदस्य संख्या का आंकड़ा पार कर चुकी बीजेपी। 25 सितंबर के बाद होगी समीक्षा। नैनी दून एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश। रामपुर पुलिस करेगी रेलवे ट्रैक पर लोहे का पुल रखने की होगी जांच। विधानसभा पटल पर आए विधायकों की सूचनाओं पर शासन के जवाब को लेकर सख्ती। देरी हुई तो होगी कार्रवाई। प्रसाद में मछली का तेल और पशु की चर्बी पर विवाद। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में उबाल। हरियाणा की शराब पर उत्तराखंड का मोनोग्राम लगाकर करते थे सप्लाई। गोदाम और वाहन पकड़ा, 3 गिरफ्तार। 1 अक्टूबर से जरूरी नहीं होगी वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस। मैनुअल का विकल्प रहेगा जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कार्यक्रम है। सबसे पहले 11:30 बजे खाके में स्थित प्रज्ञा पुस्तक का विमोचन। IRDT सभागार सर्वे चौक में कार्यक्रम। 5वां उत्तराखंड राज्य खेल 2024 के अवसर पर कार्यक्रम। दोपहर 1:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम। और 2:45 पर चंपावत की आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण होगा। 3:30 बजे अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर चर्चा भी होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। 3:30 बजे अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर चर्चा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर ये बड़ी जानकारी। तो ये हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। देहरादून से बड़ी खबर। साढ़े 3 बजे अधिकारियों के साथ में बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, ये आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 11:30 बजे खाके में स्थित प्रज्ञा पुस्तक का विमोचन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं पौड़ी से, जहां पर सबदरखाल क्षेत्र के पलोटा गांव के ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह पर गांव के ही एक व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। सिर और पैर पर चोट आने के चलते घायल हुए प्रधान का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हमलावर पर हथौड़ी से हमला किए जाने की जानकारी दी है और ग्राम प्रधान की
पर तहसील प्रशासन ने हमलावर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसा है कि उसके द्वारा जो है बताया गया है, प्रथम दृष्टया बताया गया है कि हथौड़ी रखी थी उसके बैग पे, पर अपनी हथौड़ी से उसने गांव में ही हमला किया। गांव में हमला किया। हमला करने के बाद जो है जिसने हमला किया वो सुधीर सिंह है, गांव का ही निवासी है, और वो उसी घटना से ही फरार चल रहा है। और जो है वादी जो है धीरेन्द्र सिंह प्रधान जी जो है अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। गाँव गया था, लेकिन मैं कल सुबह किसी काम से अपनी बाइक कर गया था नीचे, वो कम से वहाँ पे बैठे थे हम, तो एक बंदा सुधीर नाम का सीधे आया और मेरे पे मार करके सीधा निकल गया, कार हो गया। कुछ आया मेरे को सर पे और पाँव में, पाँव फ्रैक्चर हो गया, अभी हॉस्पिटल में। खबर है देहरादून से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। रायपुर चौक पर ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक ट्रक के नीचे आ गए। बता दें कि ट्रक प्रतिबंधित समय में 6 नंबर पुलिया से रायपुर चौक होकर महाराणा प्रताप चौक जा रहा था कि तभी बाइक सवार 2 युवक उससे टकरा गए और ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। आसपास के लोगों ने ट्रक के नीचे फंसे बाइक सवारों को निकाला है। ट्रक के पहिए के नीचे आने से 28 वर्षीय शिवांकर बहुगुणा उर्फ टिप्पू पुत्र मोहन बहुगुणा की मौत हो गई है, जबकि बाइक चालक विजेंद्र निवासी नाथोवाला को मामूली चोट आई है। केदारनाथ उपचुनाव से पहले उत्तराखंड राजभवन ने राज्य दंगारोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की इस मंजूरी के बाद अब दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही उनसे नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। उत्तराखंड लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पे जो है राजपुर रोड 65 राजपुर रोड पे एक शराब की दुकान खड़ी है। 3 साल से लगातार क्षेत्र के लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की भी अवहेलना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहाँ पे शिक्षण संस्थान हो, पूजा घर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इनसे जो है 500 मीटर की दूरी अंदर जो है कोई भी इस तरह की शराब की दुकान नहीं खोली जानी चाहिए। लेकिन वहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे एक जो शराब की दुकान धड़ल्ले से चल रही है। ठीक है, उसके साथ साथ जो शराब की दुकान है उसने जो है बाहर जो रिहासी जो गली जा रही है बगल से निकलते हुए, जहाँ से सारी क्षेत्र की महिला आती जाती है, बच्चियाँ स्कूल जाती है, वहाँ पे मोमो की दुकान, चाइनीज की दुकान, पानी की दुकान खरीदते हैं। उन पे खड़े होकर आने जाने वाली लड़कियों को उसके साथ छेड़खानी होती है। लगातार 2 साल से जो है क्षेत्रवासी जो है कंप्लेंट कर रहे हैं। उन्हें जो है बड़ी दुख की बात है कि जब सोनिका मैडम केदारनाथ उपचुनाव से पहले उत्तराखंड राजभवन ने राज्य दंगारोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की हुई इस मंजूरी के बाद दंगाइयों से और सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही उनसे नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में अब दंगाइयों की खैर नहीं। दरअसल धामी सरकार ने दंगा कर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अब नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से की जाएगी। राजभवन ने इससे संबंधित विधेयक को भी अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में उपद्रव फैलाने और सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी। वहीं भाजपा मुख्यमंत्री की ओर से लिए जा रहे एकाएक बड़े फैसलों से काफी उत्साहित है। भाजपा का दावा है कि जो भाजपा कहती है वो करती है। वहीं विपक्ष का तर्क है कि दंगाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का प्रावधान पहले भी है, लेकिन सरकार हेडलाइन बनाने के लिए सब प्रयोग करती है।
वहीं कांग्रेस ने इस कानून के दुरुपयोग की भी आशंका जताई। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो वायदे यहाँ पर एक्ट लाने के कहे थे उसको उन्होंने सार्थक करा है और धरातल पर उतारा है। समान नागरिक संहिता हो, चाहे दंगा विरोधी एक्ट हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, लैंड जिहाद हो और इस तरीके के अनेकों कानून, महिलाओं को 30% 36 आरक्षण सरकारी नौकरी में, उसी के तहत उन्होंने एक क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट का गठन किया था जिसके तहत एक दंगा विरोधी एक्ट को पास करना था, जिसको राज्यपाल जी से संस्तुति मिल गई है और अब ये दंगा विरोधी एक्ट हमारे यहाँ पारित हो चुका है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। जो दंगाई सरकारी चीजों को, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते थे, अब वो क्षति पहुंचाने वालों के मन में एक खौफ होगा क्योंकि उसकी भरपाई उन्हीं के पैसों से, उन्हीं की शक्ति से करी जाएगी। तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति का इससे थोड़ा सा अब ध्यान हटेगा। वो इस तरीके से सरकारी संपत्ति की भूमि को और चीजों को, सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और एक खौफ उनके अंदर इस चीज के लिए बना रहेगा। देखिए, सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को मुकदमों में फंसाना चाहती है, उनके ऊपर केस करना चाहती है। ये ऑलरेडी पहले से कानून बने हुए हैं कि जो सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करेगा, दंगा करेगा, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कोई नई बात नहीं है। आज आप नया ले आए हो, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता आपके विचारधारा का नहीं है, अगर विरोध कर रहा है तो आप उसको फंसाने के लिए इस तरीके का कानून इस प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। वहीं एक और जहां दंगाइयों से वसूली की तैयारी है तो वहीं दूसरी ओर राज्य में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने से जुड़े उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके बाद अब राज्य की 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब प्रतिमाह वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए मिलेंगे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की संतुष्टि की थी। वही कांग्रेस का तर्क है कि यह समय अनुकूल नहीं है, प्रदेश में आपदा आई हुई है और सरकार विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ा रही है। आप जानते हैं कि 2018 में जो वेतन मिलता था माननीय विधायकों को, उसी अभी 6 साल बाद भी उतना ही उनको मिल रहा था। हमारे माननीय विधायकों की मांग के बाद एक माननीय प्रीतम सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसने कुछ सिफारिशें की, जिसमें कुछ संशोधन किए गए और अंतोगत्वा गैरसैंण की विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ। उस पर भी माननीय राज्यपाल जी ने मोहर लगाई है। यानी कि अब हमारे जो महंगाई के आधार पे, या आप सामान्य स्थिति देख सकते हैं पहले से महंगाई बढ़ी है, के आधार पे हमारे माननीय विधायक गणों के जो वेतन और भत्ते में वृद्धि हुई है तो इसमें लगभग 1 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से अब आने वाले टाइम पे हमारे माननीय विधायकगण और दक्षता के साथ और अच्छे भाव के साथ और अच्छी मेहनत के साथ वो काम कर सकें। क्योंकि सरकार का काम है, सरकार ने कर दिया, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जो मैंने पहले कहा था कि जिस समय केदारखंड आपदा से ग्रसित है, चंपावत जिला आपदा से हलाहल है, उधर हमारा जो गरुड़ के आगे लगा हुआ हमारा बागेश्वर से लगा हुआ कपकोट भराड़ी का क्षेत्र है, चाहे धारचूला का क्षेत्र है, चाहे चमोली क्षेत्र है, ये सब आपदा से इस समय त्राहिमाम कर रहे थे। इस समय आवश्यकता थी कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले राहत कार्य करती और सही समय आने पर, समान स्थितियां होने पर ये वेतन उसका बढ़ाती तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी गैरसैंण में जो सरकार ने 3 दिन का सेशन किया था उसमें अनुरूप बजट में इन्होंने ये चीज़ को प्रस्तुत करा था, जिसमें जो विधायक थे उनकी जो आय है उसको बढ़ाया गया है, जो उनको भत्ते हैं उनको बढ़ाया गया है और उस भत्ते में जो सुविधाएं हैं विधायकों को वो सब बढ़ाई गई हैं। यूकेडी सरकार से पूछना चाहती है कि ये जो अतिरिक्त भार जो बोझ पड़ेगा आय का या खर्च का जो पड़ेगा प्रदेश में, ये प्रदेश के बजट में, ये कहाँ से लाएंगे? क्योंकि देखिए हमारा जो प्रदेश है ये इसमें आय के स्रोत बहुत कम है और जितने भी ज़्यादा यहाँ की जो खर्चे हैं वो केंद्र की जो योजनाएं हैं उनसे जो अंशदान मिलता है उनके द्वारा पूरा किया जाता है। यहाँ स्वयं की राज्य की जो आय है बहुत कम है
और ऐसे समय में यदि इस तरीके का कोई कदम सरकार उठाती है और उस पर अतिरिक्त आय का बोझ पड़ता है, जो बजट है वो हमारा गड़बड़ा जाता है, और तो ये अतिरिक्त आय का जो स्रोत है ये सरकार को बताना चाहिए कि इसके द्वारा जो ये अनुरूप बजट में इन्होंने सरकारी भत्ते विधायकों के बढ़ाए हैं, ये भत्तों का जो बोझ है वो सरकार किस रूप में कम करेगी और वो पैसा कहां से आएगा, उसके लिए कौन से नए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं या कौन से नई कार्य योजना शुरू की जा रही है, कौन सी नीति है, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। नहीं तो एक तरीके से एक फिजूल खर्ची है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब दंगा रोधी कानून को लागू करना मुख्यमंत्री की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाकर प्रदेश में आर्थिक बोझ बढ़ाना भी मुख्यमंत्री के खाते में जुड़ गया है। अब देखना होगा इन सख्त कानूनों का क्या सकारात्मक असर देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुड़की के उप जिला चिकित्सालय में आज विधायक प्रदीप बत्रा व पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने इस सुविधाओं को मजबूत करने के लिए CSR फंड के माध्यम से 5 कंप्यूटर, प्रिंटर समेत एसेसरीज के साथ प्रदान किए गए, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों के कार्य जल्द और सुचारू रूप से हो सके। बता दें कि रुड़की का उप जिला चिकित्सालय जिले का बड़ा चिकित्सालय है, जहाँ आसपास देहात क्षेत्र से भी रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग लगातार बहुत अच्छा काम कर रहा है और आज रुड़की सिविल हॉस्पिटल में है यहाँ पर, और ये मैं समझता हूँ कि रुड़की जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर 500 से लेकर 700 लोगों की OPD रोज है। तो इसको लगातार अपडेट करने का कार्य हम लोग करते रहते हैं। पहले यहाँ पर वेंटिलेटर्स आए, उसके बाद ICU यूनिट बना और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है। इसी उसमें डॉक्टर कंसल द्वारा मेरे को प्रपोज किया गया था कि हमें कुछ कंप्यूटर चाहिए ऑनलाइन OPD करने के लिए और सभी लैब वगैरह के लिए। तो मैंने रिक्वेस्ट करी TTK प्रेस्टीज कंपनी से। इन्होंने यहाँ पर CSR फंड से 5 कंप्यूटर्स दिए हैं जो जगह जगह इंस्टॉल होंगे और मैं समझता हूँ काम में तेज़ी भी आएगी और अपडेट काम होगा और मरीजों को इससे लाभ मिलेगा। उप जिला चिकित्सालय रुड़की जो है यह पूरे प्रदेश में पहला चिकित्सालय है एम्स ऋषिकेश के बाद में जिसने कि ये सॉफ्टवेयर हम लोगों ने भारत सरकार से लिया है। तो इसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। हम लोग कोशिश कर रहे थे पिछले 1 साल से कि पेशेंट की जो भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं या रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन उसको हस्तांतरित हो जाएं, परंतु उसके अंदर हमारा प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम पूरे सिस्टम को ही अपना ऑनलाइन करें। तो भारत सरकार के द्वारा फिर हम लोगों को पिछले 5-6 महीने पूर्व में हमको ये नेक्स्ट जेन जो उनका सॉफ्टवेयर है ये हमको प्रोवाइड कराया गया था। क्योंकि मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि ये सब लोग मुझे मौका देते हैं कि ऐसे नेक कार्य करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो मोटो है वो स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनको जो सुविधाओं का जो अभाव है उनको पूरा करने में हम नित्य कर्म करते आ रहे हैं। और इस मामले में अभी कंसल साहब ने माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट हमसे करी तो हमने फिर TTK से रिक्वेस्ट की थी। तो ये एक पूरी चेन है जिसके माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट को सुना गया TTK मैनेजमेंट के द्वारा, और मैं आभार व्यक्त करता हूं उनके प्लांट हेड का, उनके अकाउंट हेड का। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रुड़की नगर पालिका के तत्कालीन पालिका अध्यक्ष हाजी दिलशाद अली द्वारा की गई अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से कार्यवाही के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग करते हुए कहा गया कि उनके द्वारा कमेटी गठित कर तत्कालीन पालिका अध्यक्ष को 1 महीने का नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद में तत्कालीन पालिका अध्यक्ष हाजी दिलशाद अली पर कार्रवाई कर ली जाएगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तिथि नियत की है। चेयरमैन के खिलाफ एक मोहम्मद याकूब नाम के व्यक्ति ने की है याचिकाकर्ता ने। उसमें याचिका में कहा है कि PIL में इसके विरुद्ध इसने अपने नगर पालिका चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान घोर अनियमितताएँ की थी। तो उसमें एक कमेटी भी बनाई गई थी पहले SDM की और 2-3 लोगों की कमेटी। उस कमेटी ने इसको शोकआउट नोटिस दिया है। अभी शोकआउट नोटिस दे करके उसकी जो जिसको हमने वो बनाया था उसमें
विपक्षी नगर पालिका का चेयरमैन, तत्कालीन चेयरमैन, आज तो नगर पालिका भंग हो चुकी है, तो उसको उन्होंने नोटिस दिया है शोकॉज और उसकी वित्तीय शक्तियाँ भी वो करनी है। बंगाली समाज के द्वारा गांधी पार्क मैदान में आयोजित विशाल जनसभा व रैली कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब ने राजनीतिक दलों को अपनी ताकत का एहसास दिला दिया है। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने समाज की मांग को उठाते हुए कहा कि अगर शासन द्वारा समाज की मांगों की अनदेखी की गई तो बंगाली समाज एकजुट होकर निर्णायक संघर्ष शुरू कर देगा। বিশ্বাস, প্রকাশ অধিকারী, মনিকা ধামি, প্রীতি সানা, और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।